दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब बुद्धा और कार्ल मार्क्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जय भीम दोस्तों, आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बुद्धा और कार्ल मार्क्स जो कि बाबा साहब द्वारा लिखी गई थी। अब जो ये बुक है बुद्धा और कार्ल मार्क्स जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है, ये मतलब सुनने में टाइटल बड़ा अजीब से लगता है इसका, बुद्धा और कार्ल मार्क्स की मतलब बुद्धा या कार्ल मार्क्स, मतलब एक तरह से दोनों को कंपेरिजन किया जा रहा है और ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जा रही है कि भाई बुद्धा ज़्यादा बेटर है या कार्ल मार्क्स ज़्यादा बेटर हैं। दोनों को कंपेयर करके मतलब कौन ज़्यादा बेटर है, इस तरह का एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ा अजीब से लगता है क्योंकि जो बुद्धा हैं वो तो करीब 2,500 के साल पुराने हैं, जो कार्ल मार्क्स है वो करीबन 150-200 साल पुराने हैं। तो उनमें जो कंपेरिजन है वो बड़ा अजीब से लगता है और बाबा साहब भी इस बारे में बोलते हैं कि ये थोड़ा सा लोगों को सुनने में अजीब सा लगता है कि भाई इन दोनों को शख्सियतों को कंपेयर कैसे किया जा सकता है। ये एक डिफरेंट हिस्टोरिकल एरा से बिलोंग करते तो इनको कंपेयर कैसे किया जा सकता है, लेकिन बाबा साहब ने इनको कंपेयर करने की कोशिश की है और किस तरह से कंपेयर करने की कोशिश की है और किसको ज़्यादा बेटर बताया है, इसको हम इस वीडियो में और इस वीडियो की प्लेलिस्ट, क्योंकि बुद्धा और कार्ल मार्क्स है इसमें 8 चैप्टर्स हैं, तो इन 8 चैप्टर्स को हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनेगा। तो इसकी सारा अच्छी तरह समझने के लिए आपको हर वीडियो देखना पड़ेगा, तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी जो कि आगे अपडेट होती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं बुद्धा और कार्ल मार्क्स। बुद्धा और कार्ल मार्क्स, इसके जो कंटेंट्स हैं वो हैं, इसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं और वो 8 चैप्टर्स कुछ इस तरह से हैं, हम आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द क्रीड ऑफ द बुद्धा। द क्रीड ऑफ द बुद्धा का मतलब ये हुआ कि जो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, उनकी टीचिंग्स क्या हैं, वो दरअसल सिखाते क्या हैं, वो कहना चाह रहे हैं। द ओरिजिनल क्रीड ऑफ कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स की जो ओरिजिनल क्रीड है, उनकी कार्ल मार्क्स की जो शिक्षाएं हैं, है ना, उन्होंने क्या शिक्षा दी है हमें, वो बताना चाह रहे हैं। और व्हाट सर्वाइव्स ऑफ द मार्क्सियन क्रीड, जो कार्ल मार्क्स की कौन सी शिक्षाएं अभी बची हैं वो इसके अंदर बताई जाएगी। कंपैरिजन बिटवीन बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, फिर बुद्धा और कार्ल मार्क्स को कंपेयर किया जाएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि जो एक तरह से जो बुद्धा हैं वो भी कम्युनिस्ट थे और कार्ल मार्क्स हैं वो भी कम्युनिस्ट थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धा हैं और कार्ल मार्क्स हैं इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं। हम आगे की वीडियो में समझेंगे कि इनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ थी। बुद्धा और कार्ल मार्क्स में जो मेन सिमिलरिटी है वो है कि दोनों का डेस्टिनेशन सेम है। दोनों का डेस्टिनेशन सेम होने का मतलब ये है कि जो बुद्धा है और कार्ल मार्क्स है दोनों समाज में इक्वलिटी, समानता लाना चाहते थे और दोनों ही एक तरह से जो ये डिफरेंस है, अमीर और गरीब का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उस चीज़ को काफ़ी कम करना चाहते थे और अबाउट टू ख़त्म ही कर देना चाहते थे। और इनमें और भी सिमिलरिटीज है, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी, कार्ल मार्क्स भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, बुद्धा भी जहाँ तक हो सके प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। तो कुल मिला के जो इनकी समानताएं क्या थी वो भी हम आगे की वीडियोस में समझेंगे। उनका जो डेस्टिनेशन है, बाबा साहब ने मनाया कि जो डेस्टिनेशन है इनकी वो ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, ठीक है, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक, उस जगह तक पहुंचने की, उनके उस गंतव्य स्थल तक पहुंचने के जो तरीके हैं उन तरीकों में अंतर हैं और वो तरीके बताए हैं बाबा साहब ने कि बुद्धा के तरीके क्या हैं, उस जो उनका जो कम्युनिज्म है उस तक पहुंचने के लिए उनका क्या तरीका है और कार्ल मार्क्स के क्या तरीके हैं वहां तक पहुंचने के, उन मीन्स को उन्होंने डिस्कस किया है। तो जो इन मीन्स को जो डिस्कस किया है वो तरीके कि अंतिम उद्देश्य तक जो पहुंचने के तरीके हैं उनको उन्होंने चैप्टर नंबर 5 द मीन्स मतलब अपने लक्ष्य तक पहुंचने के जो तरीके हैं उनको डिस्कस किया है। फिर उनको 6 चैप्टर में उनको इवैल्यूएट किया है, उनको क्रिटिकली एनालाइज किया है कि कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है, किसके तरीके क्या हैं, किस तरह के हैं। और 7th चैप्टर में उन्होंने ये डिस्कस किया है कि किसके तरीके ज़्यादा बेटर हैं लक्ष्य तक पहुँचने के। लक्ष्य हमने आपको बता ही दिया है कि समाज में असमानता ना हो, इक्वलिटी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी जितना कम हो लोगों के पास वो उतना ही अच्छा है और जो श्रमिक वर्ग का जो शोषण होता है वो मतलब ना हो और जो भी समाज की और जो कमियां हैं वो ना हो। तो दोनों का उद्देश्य वैसे तो सेम है लेकिन वहां पहुंचने के तरीके अलग अलग हैं। तो इन तरीकों को चैप्टर नंबर जो 5th है और 6th में एनालाइज किया गया है, बताया गया है कि इनके तरीके क्या हैं। और चैप्टर नंबर 7th में ये बताया गया कि किसके तरीके ज़्यादा प्रभावशाली हैं। और फिर जो चैप्टर नंबर 8th है वो है विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट। इस चैप्टर के अंदर बाबा साहब ने ये बताने की कोशिश की है कि भाई अगर हमने जो जैसे कम्युनिस्ट है उन्होंने एक स्टेट बना लिया, ठीक है, उन्होंने लड़ झगड़ के कैसे भी एक स्टेट बना लिया, लेकिन क्या हमेशा वो तरीका ही अपना के चलेंगे या उस तरीके से मतलब अल्टीमेटली जो डेस्टिनेशन होना चाहिए वो तो हमारा एक डेमोक्रेसी की तरफ होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि आप एक तरह से जो कम्युनिस्ट में जो एक तरह से जो डिक्टेटरशिप वाली जो चीज़ है, आप उसको एक बार करके आप एक कम्युनिस्ट वाला स्टेट बना तो सकते हो, लेकिन उसको हमेशा फोर्स अप्लाई करके ही उसको जोड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप फोर्स हटाओगे तो फिर वो जो कम्युनिस्ट वाला स्टेट है वो बिखर सकता है। तो वो कैसे उसको मतलब एकजुट रखा जाए? क्या हमेशा फोर्स लगा के ही रखा जाएगी? क्या हमेशा फोर्स अप्लाई करके रखोगे उस स्टेट को एक रखने के लिए? तो यहाँ तक कि जो कम्युनिस्ट है वो खुद मानते हैं कि जो हमेशा फोर्स अप्लाई करना और एक डिक्टेटरशिप होना वो उनकी पॉलिटिकल फिलोसफी की एक कमजोरी है। और लेकिन वो कहते हैं कि एक ना जब एक बार डिक्टेटरशिप आ जाएगी, एक तरह से मतलब जो कम्युनिज्म है एक बार स्थापित हो जाएगा, उसके बाद में वो चीज़ हट जाएगी डिक्टेटरशिप वाली और एक डेमोक्रेसी वाली चीज़ आ जाएगी। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट इस सब चैप्टर को बताना चाहूँ, समराइज करना चाहूँ, तो सीधी सी बात है कि भाई जो कम्युनिस्ट स्टेट हैं उन्होंने एक बार लड़ झगड़ के अपना स्टेट बना लिया, लेकिन क्या हमेशा वो एक डिक्टेटरशिप वाली जो चीज़ है, कम्युनिस्ट वाला जो मॉडल है, क्या हमेशा वही अपना के रखेंगे? क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आएगी? क्या वहाँ पर लोगों को जो उनके एक राइट्स होते हैं वो मिलेंगे नहीं क्या? तो उसके बीच में जो कम्युनिस्ट हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमने जो कम्युनिस्ट स्टेट बनाया है ये वो कुछ समय के लिए है, उसके बाद में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन वो कब होगी, कितने टाइम बाद होगी, और जब ये कम्युनिज्म वाले स्टेट है ये हटेगा तो उसके बाद में क्या किस तरह की सिचुएशन बनेगी? ये इस तरह का कुछ ही बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है। जब इस चैप्टर का हम पूरा वीडियो बनाएंगे तो इसमें आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा साहब ने जो इस बुक है इसका जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें ये बोला है कि ए कंपेरिजन बिटवीन कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा में भी रिकॉर्डेड ए जॉक। मतलब उन्होंने इस इंट्रोडक्शन में बोला है कि जो कार्ल मार्क्स और बुद्धा के बीच में अगर कोई कंपेरिजन करते हैं उसको, तो ऐसा लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये कोई जॉक है, मजाक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्क्स और बुद्धा के बीच में हम अपन कंपेयर करें, क्योंकि जो मार्क्स और बुद्धा है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2381 ईयर्स, 2381 ईयर्स का डिफरेंस है। तो जो इंसान इतना पहले हुआ था और जो इंसान इतना रिसेंट है उनमें कंपैरिजन कैसे किया जाता है? बुद्धा वाज born in 563 BC and Karl Marx in 1818 AD. Karl Marx is supposed to be the architect of new ideology, polity and new economic system. The Buddha on the other hand is believed to be no more than the founder of a religion. तो जो कार्ल मार्क्स है वो तो एक नई फ्रेश आइडियोलॉजी लेके आए हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी की फ्रेश आइडियोलॉजी लेके आए हैं, जो कि और जबकि बुद्धा हैं वो सिर्फ एक फाउंडर ऑफ रिलीजन के तौर पर जाने जाते हैं, जिनका मतलब पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, राजनीति और अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। जो इसकी हेडिंग है इस बुक की, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, वो कंट्रास्ट लाती है, कंपेरिजन हो रहा है जैसे बुद्धा और कार्ल मार्क्स के बीच में, जिनके बीच में इतना अंतर रहा है, जिनकी पर्सनैलिटीज़ के बीच में इतना अंतर रहा है, वो बड़ा ही मतलब अजीब लगता है, साउंड्स ओड, ठीक है, बड़ा अजीब लगता है। स्पेशली जो मार्क्सिस्ट्स है वो तो इस बात पर हंसेंगे कि यार मार्क्स और बुद्धा का कंपेरिजन कैसे किया जाता है, वो सेम लेवल पे है ही नहीं, मार्क्स तो इतने मॉडर्न है, ठीक है, मार्क्स तो इतने मॉडर्न रहे हैं, बुद्धा सो एंशियंट, बुद्धा इतने प्राचीन थे, तो उनके बीच में कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है? मार्क्सिस्ट्स हैं वो कहेंगे कि बुद्धा तो इतने प्राचीन थे तो उनका कंपैरिजन उनके जो मास्टर है कार्ल मार्क्स उनके साथ में नहीं किया जा सकता। इन दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में क्या कंपैरिजन हो सकता है? मार्क्सिस्ट्स है वो बुद्धा से क्या सीख सकते हैं, जो बुद्धा हैं वो मार्क्सिस्ट्स को क्या सिखा सकता है? तो आगे जो बाबा साहब है वो बोलते हैं कि हाँ, जो ये बुद्धा और मार्क्स के बीच में जो कंपैरिजन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और क्योंकि मैंने मतलब बाबा साहब ने दोनों को पढ़ा है, तो उनके दोनों को पढ़ने पर और दोनों की आइडियोलॉजी समझने पर उनको लगा कि इनके बीच में कंपैरिजन होना चाहिए, और इस विचार ने उनको फोर्स किया कि इनके बीच में कंपैरिजन किया जाए। बाबा साहब आगे बोलते हैं कि जो मार्क्सिस्ट्स है अगर वो अपने प्रेजुडाइज, उनके जो भी प्रेजुडाइज है, मतलब उनकी जो भी डाउट्स है, शंकाएं हैं, वो उनको दूर रखें, थोड़ी देर के लिए दूर रखें, और बुद्धा को अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें कि जो बुद्धा हैं वो किस चीज़ के लिए खड़े हुए थे। तो डेफिनेटली अगर वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे जो मार्क्सिस्ट्स हैं, तो वो समझ पाएंगे, और कहीं ना कहीं उनमें उनके एटीट्यूड में चेंज भी आएगा। हालांकि जो मार्क्सिस्ट है उनसे इनसे ये उम्मीद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि वो बुद्धा से कुछ आराम से सीख पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोशिश करी तो वो जरूर बुद्धा से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, ऐसा बाबा साहब इसके अंदर बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो के अंदर हमने बाबा साहब की जो बुद्धा और कार्ल मार्क्स है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। आई होप कि इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और आगे की वीडियोज़ में हम 1 by 1 जो भी चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।